हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये बेहतरीन सा तोहफा है। हिंदी माध्यम में आपको फिजिक्स दिया जा रहा है क्लास 12th के लिए। आप पेन एंड पेपर के साथ हमारे इस क्लास में जरूर बैठें। आप अपना खुद का नोट अपने हैंड राइटिंग में तैयार करें और वो नोट बाद में आप पढ़ोगे तो बच्चों आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज का जो ये क्लास है बच्चों, ये है विद्युत क्षेत्र, या जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं अंग्रेजी में। कहता है किसी विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेशित कण विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई एक आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं, उस पूरे क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आए और उस आवेश पर फोर्स लगे, विद्युत बल लगे, तो उस क्षेत्र को हम लोग इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चाहे तो वो आवेश सिंगल हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक से ज्यादा होता है तो इसी को हम लोग आवेशों का निकाय कहते हैं। सपोज दैट, मान लिया कि कोई एक यहाँ पे चार्ज है, कोई एक चार्ज है यहाँ पे Q, और इसके चारों तरफ का एक स्थान है जहां पर एक कोई दूसरा चार्ज, छोटा सा चार्ज, एक छोटा सा आवेश लेकर के आया Q0, और ये Q0 अगर इसको फोर्स लग रहा है, या यूं कहा जाए कि इस पर ये चार्ज अगर फोर्स लगा रहा है या बल का अनुभव कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो पॉइंट जहां पर इस चार्ज को रखा, ये पॉइंट इसके विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहा जाए तो एक एरिया है जहां पर कोई चार्ज अपना प्रभाव डालता है। सिंपल भाषा में अगर कहेंगे, अपना असर डालता है किसी दूसरे चार्ज पर, तो वह जो एरिया होता है उस चार्ज का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यह है कि जो अपना एक एरिया बनाता है उसको हम लोग जनरली सोर्स चार्ज कहते हैं, हिंदी में स्रोत आवेश कहते हैं। यानी इस क्षेत्र का, इस विद्युत क्षेत्र का स्रोत कौन है? ये चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। अब इसका पता कौन लगाया कि इसके चारों तरफ एक ऐसा प्रभावित क्षेत्र बना रहा है ये चार्ज? तो इन्होंने पता लगाया, तो जो पता लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं जांच आवेश। तो ये हो गया हमारा जांच आवेश। अब सवाल ये है कि स्रोत आवेश मार्जिनली उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जांच करने वाला आवेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो गया तो ये भी अपना प्रभाव क्षेत्र बनाएगा, तो इसके प्रभाव क्षेत्र को समझ में नहीं आएगा, अब इसका प्रभाव क्षेत्र समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो जांच आवेश है ना, बहुत छोटा होना चाहिए। कभी कभी तो हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से बोलते हैं कि लिमिट, ये जो Q0 आवेश है वो Q0 आवेश टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, बहुत छोटा, जितना आप छोटा कर सकते हो उससे भी छोटा कर दो इसको। तो इसको बोलते हैं, इसका सीमा कहाँ है, कहाँ तक जाएगा? तो मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का लैंग्वेज है, तो हम लिखते हैं हम लोग लिमिट दिस Q0 टेंड्स टू 0। यानी ये वैल्यू इतना हो, लाइकली टू बी 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका क्षेत्र का अनुभव ये नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ आपका विद्युत क्षेत्र का परिभाषा। बहुत ज्यादा इसमें माथा पेची नहीं करना है बच्चों, बहुत ज्यादा हायतोबा नहीं है इसमें। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है उसको पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलो, मतलब यह है कि मान लिया कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है बच्चों, सोर्स चार्ज है Q, और इसके चारों तरफ एक प्रभावित क्षेत्र है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ ये चार्ज है और किसी पॉइंट पर हमने यहाँ एक छोटा सा वेरी वेरी स्मॉल, यानी Q0 टेंड्स टू 0, यहीं पे लिख देता हूं, एक चार्ज रखा और ये दूरी है मान लो यहां से R डिस्टेंस है। तो अब कूलम साहब के फोर्स के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, दैट वेरी फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, या कूलम कांस्टेंट या कूलम फोर्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q Q0
अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, या यूं कहेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट चार्ज ये फोर्स का अनुभव, इतने फोर्स का अनुभव करता है, और ये अपने आप में बहुत छोटा वैल्यू है। और ये सोर्स चार्ज है, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, और इसको बोलते हैं जो जांच करता है उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज या जांच आवेश, टीसी बोलते हैं, इसको एससी बोलते हैं। अब सवाल है कि जो डेफिनेशन कह रहा है कि ये किस में लगना चाहिए, इकाई धन आवेश पर। अब हम ये कहेंगे कि इस क्यू स्रोत आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर, मान लो इस बिंदु का नाम दे दिया P, इस बिंदु पर जो इस स्रोत आवेश से R दूरी पर है, उस बिंदु पर रखे आवेश यानी क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F। इसलिए इकाई अगर चार्ज होता तो ये F अपॉन क्यू नॉट लगता। तो इकाई चार्ज यानी इकाई धन आवेश। बच्चों जब तक हम चार्ज के सामने में साइन नहीं दिखाते हैं वो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश है। तो अब ये हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, F, और ये इकाई धन आवेश पर कितना लग रहा है, F अपॉन क्यू नॉट। तो कहता है इकाई धन आवेश पर किसी चार्ज के आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इकाई धन आवेश पर जितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर हम यूं कहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिंबॉलिक में हम लोग फोर्स अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एक नोट्स का शक्ल देने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा नोट की शक्ल में आपको इसको बता दूं। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। मान लिया कि इसमें स्रोत आवेश कौन है, Q। माना कि आप इसको नोट्स लिख सकते हो, स्रोत आवेश Q है, और जांच आवेश वो क्यू नॉट है। अब ये चित्र में जो दिखाया गया दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, तो यहां लिखेंगे जांच आवेश पर आरोपित बल कितना बल आरोपित होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू कूलम फोर्स कांस्टेंट, स्रोत आवेश जांच आवेश अपन दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दोनों के बीच फोर्स, या इसको कहा जाए कि इतने फोर्स का अनुभव करता है। तो अब यहां बोलेंगे अतः इकाई धन आवेश पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे F अपॉन क्यू नॉट। अभी बताया कि क्यू नॉट पर इतना फोर्स लग रहा है, इसलिए इकाई पर कितना लगेगा, F अपॉन क्यू नॉट। और इसी को परिभाषा के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और सिंबल में इसको हम लोग सिर्फ I से डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सिंबल में हम लोग E से इसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, आप इसको पॉज करके आराम से लिख लो बच्चों। तो E इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये हो गया F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और ज्यादा क्लियरिटी अगर चाहते हैं तो ये क्यू नॉट कितना होना चाहिए, तो बोला कि बहुत छोटा होना चाहिए, क्यू नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन क्यू नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये सूत्र आ गया।
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको लाग लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल वे में करते हुए आपको निकल जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ की बात करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये क्या है, जाहिर बात है स्केलर है या वेक्टर है वो दिखाना है। दूसरा इसका यूनिट की बात करेंगे। तीसरा इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे, जो आज की डेट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि है, तो इसको बोलेंगे ई एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, पहला पॉइंट है। दूसरा ये सदिश राशि है, तो अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसको लिखो ई का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होगा, देखो यहाँ पे यहाँ फोर्स दिखाई पड़ रहा है, इसका वैल्यू, फोर्स का मतलब होता है न्यूटन एन, और अपॉन नीचे में यहाँ पे क्यू नॉट यानी एक चार्ज है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन अपॉन कूलम, या इसी को हम लोग न्यूटन, इस कूलम को ऊपर कर लेते हैं, पावर नीचे अंडर स्टूड है, ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन बदलता है यानी -1 न्यूटन कूलम इनवर्स, ये उसका एसआई यूनिट हो गया। तीसरा आता है इसका विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग फोर्स का, फोर्स का कितना न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T पावर -2। उसके बाद बाजू में यहाँ चार्ज है, चार्ज का AT या IT बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ अगर हम AT लिखते हैं तो AT, और इस पर पावर कितना है बच्चों, -1। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मांगता है, तो ये हो गया mL। अब यहाँ T पावर -2 है और यहाँ AT होल पावर -1 है, तो ये -1 A का भी हो जाएगा, T का भी हो जाएगा, तो T का -1 और T का यहाँ -2 दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो T पावर -3 हो गया। और यहाँ A रह गया, यानी एम्पियर या करंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये I भी लिखते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे A का पावर यहाँ -1 हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये उसका SI यूनिट है, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में हम लोग बात कर लिया। बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो वह अंडरस्टूड होता है हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तीव्रता बार बार हम लोग यूज नहीं करेंगे, विद्युत क्षेत्र की ज्यादा यूज करेंगे। इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज नहीं करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे जो अंडरस्टूड है। तो ये तो हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इसके बारे में और फर्दर हम लोग डिटेल करेंगे, इस पर और भी बहुत सारा चीज़ अभी जानना है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है अलग अलग आवेश के लिए हम लोग जानना चाहेंगे, अलग अलग चार्ज के लिए जानना चाहेंगे। तो बहुत कम समय में और बहुत कम नोट्स में ये आपको समझ जाना चाहिए। तो हम लोग इसका प्लस भी ले लेते हैं एक। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, तो ये निकालते हैं ये वैल्यू हम लोग, ये वैल्यू जब निकालते हैं तो हम लोग जनरली दो केस हम लोग जान लेंगे तो एनफ है। चाहे तो एक आवेश के कारण, जैसे उसका परिभाषा दिया हुआ था किसी एक आवेश, तो यहाँ लिखेंगे एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, पहले तो ये देख लेते हैं। उसके बाद फिर अनेक बिंदु आवेश के कारण, चलो पहले इसी को देखते हैं। अब इसमें कभी कभी होता है बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें जो है ना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपके साथ ये किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आपके साथ ये हरकत किया जाएगा कि हम लोग यहाँ पे 3 एक्सिस लेते हैं पहले जनरली, एक इधर लिया और एक इधर लिया, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ये हमारा ये मूल बिंदु है जिसको ओरिजिन कहते हैं अंग्रेजी में। फर्ज करो कि हमारे पास जो स्रोत आवेश है, यानी
सोर्स चार्ज क्यू नॉट मूल बिंदु पर है और ये अपने इस चारों तरफ के एरिया में स्पेस में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है और उसी में एक पॉइंट यहाँ P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मूल बिंदु से या यूं कहा जाए इनफैक्ट ये जांच आवेश से इसकी दूरी को हम लोग ज्ञात करते हैं। दूरी को हम लोग यहाँ से इधर की तरफ हम लोग इसको, ये हो गया हमारा इस स्रोत आवेश से जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है तो उस जगह का हम लोगों ने क्या करा, उस जगह का वहां पे हम लोगों ने इसको डायरेक्शन किधर की तरफ पॉइंट, दूसरा है कि दूरी क्या है, इन दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। ये पोजीशन वेक्टर दो चीज बताता है, ओरिजिन से इनफैक्ट कितनी दूरी पर है और किधर की तरफ है। आर डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हर तरफ किधर भी हो सकता है, लेकिन जब इसको आप पोजीशन वेक्टर के नाम से इंडिकेट करोगे तो इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों समझ में आ गया, यानी दूरी कितना है और किधर की तरफ है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। बच्चों यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता दूं, कॉन्सेप्चुअली होता क्या, जैसे मान लो ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, स्रोत आवेश है और इससे सम डिस्टेंस पे हमारा क्यू नॉट है। ओके, क्यू नॉट डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा हुआ जिसको हमने नाम दिया है जांच आवेश और इसका नाम दिया हमने स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश के ही क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में ये जांच आवेश है। ये जो जांच आवेश है इनफैक्ट ये बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच जो फोर्स लगा बच्चों, वो फोर्स, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोग निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो हम लोगों ने कहा था कि ये फोर्स कितना लगा दोनों के बीच और ये जांच आवेश से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका 1/Q0 को हम बाहर कर दिया अभी, और फोर्स का वैल्यू क्या था, कूलम्ब्स कांस्टेंट या कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट। उसके बाद दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है तो Q0 अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस r²। ये Q0 और Q0 अगर हम कैंसिल कर दें तो इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/r²। यानी अगर आप यूं कहें कि किसी स्रोत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर निकालना हो, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू निकालना हो, तो आप दैट स्रोत चार्ज, यानी जो आपका जांच स्रोत आवेश है यानी सोर्स चार्ज है, उस चार्ज को यहाँ सिर्फ रखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे फोर्स में दोनों चार्ज के बीच इंटरेक्ट है तो दोनों इंटरेक्शन को नहीं डालते, यहाँ सिर्फ वही डालते हैं जो हमारा स्रोत आवेश होता है, यानी जो सोर्स चार्ज होता है दैट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब किस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जांचना चाहते हो, पता करना चाहते हो, तो वहां पर उसकी दूरी का स्क्वायर होता है। तो अब इसको कंसेप्चुअली हम लोग इसको ऐसे मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफैक्ट एक फोर्स ही तो है, और इस फोर्स को हम यूं कहें कि ये कैसा फोर्स है, तो बोलेंगे ये फोर्स ऐसा है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। अब हम लोग ये कहेंगे कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हम लोग कंसेप्चुअली अपने दिमाग में अंडरस्टूड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच अगर फोर्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Qn1, तो Qn1 Q ही हो जाएगा, यानी Q हो जाएगा। तो अगर हम यूं कहें कि अपने दिमाग में इसको बेहतर तरीके से क्लैरिटी के साथ समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता को एक फोर्स मान लो, और कैसा फोर्स है, जो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक धन आवेश है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इकाई धन आवेश पे उस पर लग रहा है, तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दिमाग में हम लोग कंसेप्चुअली इसको ऐसे रखेंगे बच्चों। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ जो फिगर हम लोगों ने दिखा दिया है उस फिगर के हिसाब से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू बैठा दिया। एंड अगर कहेंगे सोर्स चार्ज यानी Q अपॉन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस की बात कर दे तो ये R हो जाएगा, R² हो जाएगा।
तो दूसरी बात अगर ये कहेंगे कि दोनों फोर्स के चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स तो Q/1 दैट इज QE हो जाएगा। अब ये है कि इसको हमने मैग्नीट्यूड में दिखाया। अगर हम बोलेंगे ना इसका डायरेक्शन भी शो होनी चाहिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/4πε0, और हमने चूंकि यहाँ डायरेक्शन शो करने के लिए वेक्टर दिखा दिया, एरो दिखा दिया। इधर हमारा कहीं भी एरो का साइन नहीं है, यहाँ वेक्टर साइन समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि इसके बाजू में यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस डायरेक्शन में चूंकि ये फोर्स जब लगेगा बच्चों, ये कैसा फोर्स लगेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों ये जो फोर्स होगा इनफैक्ट, यानी ये चार्ज पॉजिटिव दिखा रहे हो आप, और यहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है वो अंडरस्टूड है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों जब पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी ये चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और वो डायरेक्शन किसका है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आर, उसी के डायरेक्शन की तरफ है। तो अगर किसी तरफ अगर कोई वेक्टर पता हो और उसका सिर्फ हमें डायरेक्शन लेना हो, तो उस वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। इससे सिर्फ हमको उसका डायरेक्शन मिलता है। तो हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर, और फर्दर उसको अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे तो 1/4πε0 Q/r²। और यहाँ पे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब होता है दैट वेरी वेक्टर को उसी के मोड से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर का वैल्यू। ये ऑलरेडी मैंने क्लास वेक्टर की क्लास में डाल रखा है, आप जाके उसको जरूर देख सकते हो। इसको मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1/4πε0। अब यहाँ पे चाहे तो आप यूं कह सकते हो कि मॉडुलस वेक्टर आर का मतलब जब भी किसी वेक्टर में मोड लग जाता है तो शुद्ध उसका आर का उस वेक्टर का एरो हट जाता है, तो ये केवल आर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो केवल आर लिख दो, या यूं चाहो कि नहीं इसी को हमको दिखाना है वेक्टर के फॉर्म में तो दिखा सकते हो, क्या दिक्कत है। Q/, इसमें वेक्टर का साइन देके इसमें हमने मोड लगा दिया, तो वेक्टर का साइन देके मोड लगा दिया तो केवल आर हो गया। स्क्वायर है तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, और यहाँ वेक्टर आर को फिर यहाँ पे आर मोड से फिर यहाँ डिवाइड है, तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। अब ये Q हो गया अपॉन मॉडुलस r², और मॉडुलस r थी यानी मॉडुलस वेक्टर r का क्यूब, और बाजू में यहाँ हो गया वेक्टर r। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जो है आराम से पॉज करके लिख सकते हो आप। अब कभी कभी हम लोग इसको ऐसे करते हैं, कभी कभी हम लोग इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट एक इधर लिया एक्सिस, एक इधर लिया और एक इधर लिया। चलो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस से ये ओरिजिन है। ये हम लोगों ने क्या कहा कि जो हमारा स्रोत आवेश था वो मूल बिंदु पर था। कोई जरूरी है कि मूल बिंदु में होगा, वो कहीं भी स्पेस में कहीं भी हो सकता है। तो मान लो वह हमारा स्रोत आवेश Q यहाँ पर है। तो जब स्पेस में दिखाएंगे तो इसके लिए हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे बच्चों। तो इसका पोजीशन वेक्टर की बात कर देते हैं, यहाँ से इसका नाम दे दिया हमने R वेक्टर। और एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, वो मान लिया कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, दैट वेरी पॉइंट यहाँ है, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता मालूम करना है। तो हम लोग इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने कोशिश करा कि ये हमारा है, कुछ नाम दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया R0। चलो अब इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो मैंने कहा कि कंसेप्चुअली आप दिमाग में रख लो कि यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज तो ऑलरेडी मेंशन है ही, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन, तो जाहिर है दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये फोर्स इधर से इधर की तरफ इसको धक्का मारेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ निकालेंगे बच्चों,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से जो वैल्यू है हमारा वो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो इसको निकालते हैं हम लोग 1/4πε0 सोर्स चार्ज यानी Q स्रोत आवेश अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। बच्चों ये पॉइंट जहां पे यहाँ चार्ज रखा है, ये पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर पता है। जब दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो, एक ए पॉइंट है पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा बी पॉइंट है पोजीशन वेक्टर r2 है, और इन दोनों के बीच का हमको सबसे पहले डिस्टेंस या निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहे तो a टू बी लिखेंगे, a टू बी इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब a टू बी लिखेंगे तो ये एरो का ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, तो हम लोग बोलते हैं हेड माइनस टेल। ये सारा चीज ये ट्रिक मैंने बता रखा है, वेक्टर क्लास में जाके आप वो देख सकते हो। तो ए बी का अगर निकालेंगे तो हेड माइनस टेल यानी हेड हो गया r2 माइनस r1। अब अगर सिंपली इसको डिस्टेंस कहेंगे, एरो नहीं लगाएंगे, यानी बोलेंगे सिर्फ ए बी डिस्टेंस क्या है, तो इसका मतलब है कि आप मोड लगा रहे हो, तो इसका मतलब इसमें मोड लगा दो, तो ये वेक्टर का मोड लग गया, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे तो इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो ये हेड हो जाएगा, यानी r0 पोजीशन वेक्टर है हेड, तो बोलेंगे r0 और माइनस इसका पोजीशन वेक्टर है r, तो ये हो गया मोड लग गया, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस इसका स्क्वायर। उसके बाद यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो वेक्टर है बच्चों r0 माइनस r। अब इस वेक्टर को इसी के मोड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये वेक्टर हमारा यूनिट कहलाएगा, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपको दिशा बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे उस वैल्यू से प्रोडक्ट करने पर ये हो गया Q अपॉन ये, और ये फैक्टर दोनों सेम है, तो आप इसको आप क्या लिखोगे r0 माइनस r, ये होल क्यूब हो जाएगा, और बाजू में यहाँ पे r0 और माइनस r हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हो गया, जब वो चार्ज कहीं पर भी हो सकता है, हमने इससे पहले लिया कि वो स्रोत आवेश जो है मूल बिंदु पर था, कहीं भी हो सकता है। तो आपको एक्चुअली वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, कि जो पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो जिस पॉइंट पे चार्ज है, पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये सारा चीज आपको वेक्टर क्लास में जाके जरूर देख लेना चाहिए। बहुत बड़े लेंथ का क्लासेस नहीं है, आप जाके उसको जरूर देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा, जब वो जांच आवेश कहाँ पे हो, सिंगल हो और कहीं भी हो, तो हम लोगों ने देख लिया। अब अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा अगर जांच आवेश है, जिसको हम लोग आवेशों का निकाय कहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे सिंबॉलिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, किसके कारण, किसके कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अनेक आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेश के कारण। अब इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इसी को बच्चों हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे एक्सिस को मानने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। हमने एक एक्सिस लिया इधर और दूसरा वर्टिकल की तरफ लिया, है ना, चलो चलो, और ये किधर ले लिया बच्चों, दिस एक्सिस को हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये मूल बिंदु है। चलो अब हमने क्या करा, हमने ये करा कि अलग अलग पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, व्हाट, ये पता करना है। अब ये पॉइंट बहुत सारे आवेशों से घिरा हुआ है। मान लो उन आवेशों में से एक पॉइंट बिंदु आवेश मान लेते यहाँ है Q1,
और इसका पोजीशन वेक्टर है r1। चलो बाद में दिखा देते हैं। दूसरा पॉइंट मान लिया जाए कि यहाँ है पॉइंट चार्ज Q2, इसी तरह से Q3, Q4, Q5, Q6, मान लो इस तरह से Qn है। ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है। अब ये जो पॉइंट चार्जेस है इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरह से Q1 तक। और इन जांच आवेशों का ये जितने भी चार्जेस है इसको हम लोग जो है सोर्स चार्ज ही कहेंगे, क्योंकि ये सारे सोर्स चार्ज मिल करके एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जनरेट करता, पैदा करता है। तो ये सारे आवेशों को जांच नहीं बल्कि इसको हम लोग स्रोत आवेश से ट्रीट करेंगे। तो अब इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा। तो जितने आवेश आपने ले रखा इन सब को पहले पोजीशन वेक्टर से आप दर्शा दो बच्चों, इन सब को पोजीशन वेक्टर से दर्शा दो। तो हमने कहा कि जिस जगह पे हमें निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पे। पहले सबको एरो से मैं दर्शा दूँ। अच्छा चलो मैं इसको दिखा दूँ पहले। ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, हमने R ले लिया। उसके बाद हमारा आता है इसका Q1 का, और इसका पोजीशन वेक्टर का मान लो वैल्यू हमने दे दिया R1। उसके बाद आता है हमारा Q2 का। Q2 बोले तो इसको हमने इस कलर से डिनोट करा और इसका नाम दे दिया हमने R2। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारा चार्जेस है, Q2, Q3, Q4 डैश 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 डैश। इस तरह से हमारा मान लेते हैं कि आखिर में यहाँ से इसको दिखा दिया हमने ये, और इस वेन्यू को हमने नाम दिया Rn। ये हमारा Rn है। चलो अब ये सारे पॉइंट चार्जेस जो एक स्रोत आवेश का काम करता है, ये सब मिलकर के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये सब अलग अलग कितना करेगा ये तय करना है। तो सबसे पहले ये चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। सिंबल में E1 नाम दे दिया। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, विद्युत क्षेत्र, इसके कारण तो ये हमारा जांच आवेश यानी कितना, सॉरी स्रोत आवेश हो गया। स्रोत आवेश यानी हमारा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का वैल्यू क्या हमारा Q1 है। तो Q1 दिस वेरी डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने अभी बताया दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 है। इन यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, यानी ये हेड और ये टेल, यानी R माइनस R1। उसमें मोड लगा दो बच्चों, तो ये हो गया R माइनस R1, इसमें मोड लग गया। और इसमें हम क्यूब लगा देते हैं। अभी मैंने बताया कि जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और आ जाएगा, एक फैक्टर, अभी जस्ट देखा आपने। और बाकी यहाँ पे या कंफ्यूजन है तो बच्चों मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ सेपरेटली। तो ये डिस्टेंस स्क्वायर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, हेड माइनस 10, मोड लग गया, डिस्टेंस का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर की तरफ वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, R माइनस R1, उसका यूनिट वेक्टर बनाना है बच्चों। तो R माइनस R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी उसी के मॉडुलस से आप डिवाइड कर दो, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब फाइनली अगर हम बात करेंगे तो E1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्रोत आवेश Q1 अपॉन ये दोनों फैक्टर सेम है, तो हम लोग इसको वन टाइम में क्यूब कर देते हैं, और बाजू में यहाँ हो गया R माइनस R1। अब कहते हैं कि सिमिलरली इसी प्रकार और भी बहुत सारा चार्जेस हमारा है, और उन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे Q2 के कारण E2 ले लेते हैं सिंबल में, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारा स्रोत आवेश Q2 का काम करेगा, और बाकी ये R माइनस R1 को हटा के R2 कर दो, होल क्यूब आएगा, और यहाँ बाजू में R माइनस R2 आएगा, और ये चलते रहेगा। और आखिर में हमने nth वाले के लिए करा
तो 1/4πε0 nth में क्या है, Qn है, अपॉन r माइनस यहाँ Rn हो जाएगा और बाजू में यहाँ होगा R माइनस Rn। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल जितने चार्जेस हैं ये सब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इस तरह से जनरेट करता है। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो जाहिर है जितने भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सब का वेक्टर सब निकालेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा। कोई बड़ा चीज तो है नहीं इसमें, तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले यहाँ से कर दूँ डिलीट। अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, चलो इसको सिंबॉलिक में हम E का नाम दे देते हैं और लिखते हैं, इधर हो गया रिजल्टेंट इन सब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जितना लग रहा है इन सब का वेक्टर सम बैठा दो, तो ये हो जाएगा आपका उसका रिजल्टेंट वैल्यू। अब ये E1 E2 E3 ये सारा वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ये आप दिमाग में रखे हुए, आपके पास ये वैल्यू ऑलरेडी है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है बच्चों, वो क्या है, तो 1/4πε0 कॉमन है। उसके बाद अब क्या क्या है, तो अब है Q1 अपॉन R माइनस R1 होल क्यूब, बाजू में R माइनस R1। फिर अगला है Q2 R माइनस R2 होल क्यूब, यहाँ हो गया R माइनस R2, और ये सिलसिला चलते रहा। लास्ट में क्या है हमारा Qn अपॉन R माइनस Rn और बाजू में R माइनस Rn, ठीक है। अब बच्चों चूंकि इतना बड़ा वैल्यू है तो थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे समेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे समेशन लगा दिया, ये सिग्मा यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, यहाँ पे Q सब में लगा हुआ है, उसके बाद ये Q है, उसके बाद Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 Q1, ये वेरी करता है, जहाँ जहाँ वेरी करता है उसमें I लगा दो। उसके बाद ये R, ये R वेरी नहीं करता है तो सबके लिए R आ जाएगा, और ये R1 R2 R3 इसको हमने RI कर दिया, होल क्यूब कर दिया, और बगल में यहाँ लिख दिया R माइनस RI। अब यहाँ बोलना पड़ेगा कि I का वैल्यू हमने क्या लिया है, तो I का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, तो I का वैल्यू 1 से शुरू होता है और कहाँ तक गया है, हमने N तक लिया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू हो गया। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला या अध्यारोपण सिद्धांत का फॉर्मूला कहते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये आपको इतनी चीज आपको दिया गया। थैंक यू, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप बैठ के बेहतर समझते भी होंगे, तो आप अपना नोट समझ करके बना लो बच्चों, बहुत अच्छा नोट्स बनेगा।